हेलो मेरे लाडलों, स्वागत है आपका निशान सर क्लासेस पे। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, पहली क्लास में हमने क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट की जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याओं के बारे में चर्चा की थी, संख्याओं का वर्गीकरण किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उन संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मस और एलसीएम यानी कि लस कैसे निकाला जाए, कैसे ज्ञात किया जाए और एचसीएफ और एलसीएम का अर्थ क्या होता है। तो आज अर्थ जानेंगे और एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां पे इसे हिंदी में मस बोलते हैं। आप चाहो तो फुल फॉर्म लिख सकते हो मस की, महत्तम समापवर्ती बोलते हैं, है ना मेरे लाडलो। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आप लोग जानते हो, फैक्टर होता है गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा मेरे लाडलो, कल मैंने बताया था गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? गुणनखंड की। एचसीएफ में गुणनखंड की बात हो रही है, न कि अभाज्य गुणनखंड की। तो फैक्टर गुणनखंड, कॉमन का मतलब होता है बच्चों उभयनिष्ठ, और हाईएस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट जो सबसे बड़ा हो, सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा ले सकते हो बेटा, इसका अर्थ है ना, सबसे बड़ा। यानी कि अगर मैं आपको दो संख्याएं दूं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं 16 व 36 का, कोई भी दो संख्याएं ले ली हमने रैंडम, 16 व 36 का एचसीएफ ज्ञात करो, एचसीएफ यानी कि मस ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? मस ज्ञात करो। तो ज्ञात करने का तो हम तरीका सीखेंगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे। लेकिन पहले मतलब क्या होता है एचसीएफ का वो जानेंगे। तो एचसीएफ का मतलब है गुणनखंड से जो दो संख्याएं दी है, उन दोनों संख्याओं का हम पहले गुणनखंड निकालेंगे, हमें निकालना आता है। उसके बाद गुणनखंडों में देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से है। फिर उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों में हम देखेंगे सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। तो देखो मेरे लाडलो, सबसे पहले 16 के गुणनखंड लिखिए। सबसे पहले हम गुणनखंड की बात करेंगे, 16 के गुणनखंड। तो 16 के जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड आप जानते हो, किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरी बार विभाजित करे। दी गई संख्या की क्या कहलाती है मेरे लाडलो? गुणनखंड कहलाती है। क्या संख्या 1 16 को विभाजित करती है? करती है सर। क्या 2 विभाजित करती है सर। क्या संख्या 4 16 को विभाजित करती है? क्या संख्या 8 16 को विभाजित करती है सर। तो ये जितनी भी संख्याएं मैंने बोली, ये सब क्या कहलाएंगी जो 16 को विभाजित करती है? 16 के गुणनखंड कहलाएंगी। तो 16 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 4 8 और कुछ 16। ठीक है। इसी प्रकार 36 के गुणनखंड क्या होंगे? 36 के गुणनखंड हो जाएंगे मेरे लाडलो। 1 36 को विभाजित करता है, 2 करता है, 3 भी करता है, 4 करता है, 6 करता है, 9 करता है, और उसके बाद 12 भी करता है, और 18 और कुछ 36। इसी प्रकार 16 के गुणनखंड हमने लिख दिए, 36 के गुणनखंड हमने लिख दिए। इस एक शब्द का काम मेरे लाडलो खत्म हो गया। अब इन गुणनखंडों में हमें देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं, क्योंकि हमें अर्थ हमारा सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है हमें, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। तो अब हम इनमें उभयनिष्ठ देखेंगे। तो क्या इनमें एक उभयनिष्ठ है? क्या बिल्कुल है सर। क्या इनमें 2 उभयनिष्ठ आ रहा है? क्या दोनों में आ रहा है 2? बिल्कुल आ रहा है सर। क्या इनमें 4 उभयनिष्ठ आ रहा है? क्या बिल्कुल आ रहा है सर। इसके अलावा और कोई संख्या उभयनिष्ठ है क्या? नहीं है सर। तो 16 व 36 का उभयनिष्ठ, 16 व 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे मेरे लाडलों 1 2 व
अच्छा, अब इस 1, 2 व 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों में हमें कौन सा गुणनखंड देखना है? सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल लिए, 3 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट कौन सा होगा उनमें हमें ये देखना है। तो हाईएस्ट कौन सा होगा? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा? सबसे 16 व 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा? गुणनखंड, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड तो ये रहे, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 4। अर्थात ये क्या हुआ? अर्थात उभयनिष्ठ, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ही क्या होता है? एचसीएफ होता है। अतः एचसीएफ किसका? 16 व 36 का क्या हो जाएगा लाडलू? 4 हो जाएगा। तो ये जो भी लिखा है ये है एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, मस का अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम परिभाषा कैसे देंगे एचसीएफ की, क्योंकि हमसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में परिभाषा पूछ ली जाती है। तो परिभाषा कैसे होगी लाडलो, सुनना ध्यान से। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करती हो? विभाजित करती हो, पूरी बार विभाजित करती हो, क्या कहलाती है? मस कहलाती है या एचसीएफ कहलाती है। तो ध्यान से सुनना, दोनों ऐसी संख्या जो दोनों दी गई संख्याओं को विभाजित करे, 16 को भी और 36 को भी, लेकिन सबसे बड़ी होनी चाहिए। आप देखोगे कि 4 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या आप ढूंढ ही नहीं सकते जो 16 को भी विभाजित करे और 36 को भी विभाजित करे। 16 और 36 दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी रे मेरे लाडलो? तो वो होगी 4। समझ में आई बात? चलो, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे ऑप्शन में जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखो, चलो क्या कहते हैं एचसीएफ? ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को, नहीं ऐसी संख्या नहीं, आप ऐसे लिखो मेरे लाडलो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो, पूर्ण रूप से बेटा पूरा दशमलव नहीं आना चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजित करती हो, करती हो क्या कहलाती है? दी गई संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है, दी गई संख्याओं का मस कहलाती है, संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एचसीएफ का अर्थ समझ में आया होगा। अभी हमने एचसीएफ का केवल अर्थ जाना है मेरे लाडलो, एचसीएफ ज्ञात करना हम आगे सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप जानते होंगे, किसी भी संख्या को, देखो अभाज्य गुणनखंड की मैं एक बार परिभाषा बोल देता हूं, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। जैसे जो 36 है, कहां गया? अभी आपने लिया था 36, तो 36 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 में लिख सकता हूं, है ना? तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 36 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया कि नहीं कर दिया? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, तो वही क्या कहलाएंगे? 36 के अभाज्य गुणनखंड। हालांकि आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हो, तो उम्मीद करता हूं आपको एचसीएफ का अर्थ समझ में आया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपने, ये क्या है? मीनिंग ऑफ एचसीएफ, मीनिंग ऑफ एचसीएफ का मीनिंग जाना है आपने कि एचसीएफ का अर्थ क्या होता है।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे लाडलो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसी प्रकार जानेंगे कि एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। तो हालांकि हमारे पास जगह तो है, पर आप पहले इसे उतार लीजिए, है ना। हम एलसीएम अलग से ही लिखते हैं, है ना। दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पे चलते हैं मेरे लाडलो। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलसीएम की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मीन होता है गुणज। ध्यान रखना ये गुणज है लाडलो, ना कि गुणनखंड, है ना। गुणज क्या होता है? गुणज क्या होता है किसी भी संख्या का? जैसे मैं कोई भी संख्या लूं, मैं संख्या लेता हूं मान लो 2, तो 2 के गुणज क्या होंगे? वे सारी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती है क्या कहलाती है? 2 के गुणज कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 10, 12। इसी प्रकार 3 के गुणज क्या हो जाएंगे? वे संख्याएं जो 3 के पहाड़े में आती है 3 के गुणज कहलाएंगे, है ना मेरे लाडलो। बहुत आसान है बेटा। इसी प्रकार अच्छा, कॉमन का मतलब तो आप जानते हो, उभयनिष्ठ। क्या होता है कॉमन का अर्थ? उभयनिष्ठ। और लीस्ट का अर्थ क्या होता है? लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा, सबसे लीस्ट, है ना। सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो और इसे हिंदी में क्या कहते हैं लाडलो? तो हिंदी में इसे कहते हैं लस, लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो लघुत्तम समापवर्त्य। अच्छा, एलसीएम का अर्थ क्या होता है अब हम जानते हैं। तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं लाडलो, उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं ज्ञात करना चाहता हूं 12 व 15 का एलसीएम। अभी हम ज्ञात करना नहीं सीख रहे, अर्थ सीख रहे हैं। अर्थ से कैसे आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो देखो, हमने बोला सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए बच्चों? गुणज निकालना चाहिए। किसका? जो संख्याएं दे रखी उसका। तो 12 के गुणज क्या होते हैं? मैंने कहा 12 के गुणज क्या होंगे? वे सारी संख्याएं जो 12 के पहाड़े में आती हो। जैसे कि 12, 24, 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, 4 12 48, 5 12 60, 6 12 72, 7 12 84, 8 12 96, 9 12 108, 10 12 120। इसी प्रकार आगे भी चलता जाएगा, फिर 132 आ जाएगा, है ना। आगे और इधर देखते हैं, 15 के गुणज भी लिखो सर। तो 15 के गुणज, 15 के गुणज भी लिखो, गुणज का काम खत्म हो जाएगा। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, ऐसे ही चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? चलता जाएगा। तो 12 के गुणज और 15 के गुणज हो गए लाडलो। अब इसमें क्या देखते हैं हम कि सर हमें गुणज ही नहीं देखना, हमें उभयनिष्ठ गुणज देखना है। तो पहले देखो 12 व 15 का उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा? 12 व 15 के उभयनिष्ठ, 12 व 15 के उभयनिष्ठ गुणज क्या हो जाएंगे? उभयनिष्ठ गुणज 12 और 15 के। देखो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, कॉमन ढूंढो। तो यहाँ पे 60 कॉमन आ रहा है सर। अच्छा, और कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या? और तो सर यहां तक तो कोई कॉमन नहीं, 120 कॉमन आ रहा है। इसी प्रकार विश्वास करो आगे जाके 180 भी कॉमन आएगा, 180। जब 60 कॉमन आ रहा है, 60 के पहाड़े में 120 कॉमन आ रहा है, तो 180 भी कॉमन आएगा। लेकिन तो मैं लिख देता हूं, आप चाहो तो इसे आगे लिख के देख लेना। 60 कॉमन आ रहा है, 120 आ रहा है, और ये मेरे कहने से आप मान लो कि 180 भी क्या आ रहा होगा लाडलो? कॉमन आ रहा होगा। तो उभयनिष्ठ गुणज तो हो गए, इन दोनों शब्दों का काम पूरा हो गया। अब अगला शब्द है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। एलसीएम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो ये उभयनिष्ठ गुणज आ गए। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 60। देखो 12 व 15 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, सबसे
छोटा उभयनिष्ठ गुणज। देखो उभयनिष्ठ गुणज में भी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अब उभयनिष्ठ गुणज जो सबसे छोटा हो वो कौन सा है? 60। और यही आपका क्या होता है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज को ही आप क्या कहते हो? एलसीएम कहते हैं। अर्थात एलसीएम ऑफ 12 व 15 का एलसीएम क्या आया मेरे लाडलो? ऐसे 12,15 का एलसीएम जो है वो हमारा 60 है। तो उम्मीद करता हूं मेरे लाडलो आप सबको एलसीएम का अर्थ बड़ी गहराई से समझ में आया होगा। अब एलसीएम का अर्थ समझने के बाद सर एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, एलसीएम की डेफिनेशन कैसे दोगे? तो सुनना ध्यान से। अब 12 अब आप ध्यान से देखना लाडलो, 12 और 15 का एलसीएम निकाला तो 12 और 15 से बड़ा आया, कितना आया? 60। तो एलसीएम संख्याओं से बड़ा आता है। जबकि हमने एचसीएफ निकाला था 16 व 36 का, तो 4 आया था, संख्याओं से छोटा। एचसीएफ का मान तो संख्याओं से छोटा होता है और एलसीएम का मान संख्याओं से बड़ा आता है, या बराबर भी आ सकता है ना। तो अब देखो मेरे लाडलो, परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा वहां हमने लिखा था वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहां क्या लिखेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, अब वहां तो हमने लिखा था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती हो, जो हम संख्याएं दी गई हो उन्हें विभाजित करती हो। जबकि यहां उल्टा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता हो। पहले तो ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाता हो, और अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता हो। उम्मीद करता हूं थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलो लिखते हैं एलसीएम की परिभाषा, है ना। क्या लिखूं? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या संख्या जिसमें जिसका नहीं, इस बार क्या आएगा? जिसमें, यानी वह संख्या ढूंढनी है जिसमें ये जो दोनों 12 और 15 आपको संख्याएं दी है, तो हम ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिसमें 12 और 15 का भाग जाए। तो 12 और 15 का भाग 60 में भी जाता है, दोनों का 120 में भी जाता है, 180 में भी जाता है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें दोनों का भाग जाए। तो सबसे छोटी संख्या तो 60 ही है जिसमें 12 का भी भाग जाता है और 15 का भी जाता है। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्ण रूप से क्या हो? विभाजित हो। संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित हो। पूर्ण रूप से क्या हो मेरे लाडलो? विभाजित हो। क्या कहलाती है? विभाजित हो। दी गई संख्याओं का लसाअ कहलाती है। दी गई संख्याओं का लसाअ यानी कि एलसीएम कहलाती है। देखो लिख दिया, और उम्मीद करता हूं मेरे लाडलो, मेरे सारे लाडले इंटेलिजेंट है, सबको समझ में आया होगा अर्थ। अब जो आपको एलसीएम एचसीएफ तो आपको 9th में भी निकालना आता था, हम 10th में भी निकालेंगे, सीखेंगे दोबारा अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से। लेकिन फील होना चाहिए मेरे लाडलो, फील होना चाहिए। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ऐसे भी पता होना चाहिए कि एचसीएफ ये होता है मीनिंग, एलसीएम का ये होता है मीनिंग, है ना। और डेफिनेशन ये भी याद होनी चाहिए। जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जाता है तो उसमें ऐसे पूछ लिया जाता है, बताओ वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित हो कहलाती है एचसीएफ, एलसीएम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकता है ऑप्शन में एचसीएफ, एलसीएम या अभाज्य गुणनखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऐसे पूछ लिया जाता है बच्चों, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ का हमें अर्थ पता होना चाहिए। अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखें।
तो मेरे लाडलों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम का अर्थ बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से। तो सबसे पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आना चाहिए कि किसी भी दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे। तो उम्मीद है आप लोगों को वैसे तो 9th से ही आता होगा ये सब कुछ, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को थोड़ी भी कमी है ना, थोड़ी भी, तो बोर्ड पे देखें, और जिन्हें आता है वो क्लास को थोड़ा सा तेज कर ले बेटा, है ना। तो देखो 336 के और 54 के मैंने 3 उदाहरण लिए वैसे तो तीनों को हम बारी बारी करेंगे मेरे लाडलो। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो बात की बात है। पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखें। तो चलो देखो 336 के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है मेरे लाडलों। तो क्या 2 का भाग 336 में जा रहा है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल जा रहा है सर, सम संख्या है तो बिल्कुल जा रहा है। तो 2 का भाग 2, 1 दूआ 2 बचा 13, 6 दूआ 12 बचा 1, 8 दूआ 16। इसी प्रकार क्या 168 में 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर, सम संख्या है। तो चलो 2 का भाग 2 कितनी बार गया मेरे लाडलो? 8 दूआ 16 होता है सर, काम खत्म, पीछे 8 बच रहा है। तो 4 दूआ 8। फिर 84 में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है सर? 2 का ही जा रहा है अभी तो चलो 4 दूआ 8 और 2 दूआ 4, फिर 2 का जा रहा है सर 42 में 21। अच्छा क्या 21 में 2 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा सर, विषम संख्या है मेरे लाडलो। तो फिर क्या किया जाए? तो सर 2 के जस्ट बाद वाली अभाज्य संख्या लेंगे। तो 2 के जस्ट बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 3। तो क्या 3 का भाग इसमें जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है सर, तो 3 से भाग देंगे। कितनी बार? 7 बार। 7 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 7 में तो 7 का ही जाएगा सर, है ना। इस प्रकार हमें 336 के क्या ज्ञात हो जाते हैं मेरे लाडलो? अभाज्य गुणनखंड। चलो देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है सर, तो 2 की घात 4 लिख दो। 7 में 3 है सर, और क्या है? 7 है सर। तो ये 336 के हमने क्या ज्ञात कर लिए मेरे लाडलो? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार 54 के अभाज्य गुणनखंड बता दो। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, जा रहा है सर 2 दूआ 4 और बचा 1 14, 7 दूआ 14। अब 27 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। अगली अभाज्य संख्या 3 है सर, तो 3 का भाग क्या जा रहा है क्या चेक करो? बिल्कुल जा रहा है सर, तो 3 का भाग 2। 27 में कितनी बार जा रहा है? 9 बार। 9 में भी 3 का ही भाग जाता है सर, 3 बार। 3 में 3 का जाएगा 1 बार। इस प्रकार हमें 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए मेरे लाडलो? बताना तो जरा सर। 2 गुणा 3 की घात 3 प्राप्त हो गया सर। देखो 3 बार आ रहा है तो 3 की घात 3 लिख दो। इसी प्रकार 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो सर सबसे पहले वही बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देके देखो कितना आ रहा है? 2 दूआ 4 बचा 1, 5 दूआ 10, फिर बचा 1 तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूआ 10। अब कितनी बार, अब किसका जा रहा है? क्या 255 में 2 का जा रहा है? नहीं सर, नहीं जाता, विषम संख्या है। तो 255 में कौन सी संख्या? अगली संख्या क्या 3 का जा रहा है क्या? तो देखो इसको चेक करने की एक ट्रिक होती है मेरे लाडलो, ध्यान से सुनना। किसी भी संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, ये ज्ञात करने की एक ट्रिक होती है। इन तीनों नंबर्स को जोड़ो आपस में। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 होते हैं 12। क्या अब चेक करो क्या 12 में 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जाता है सर, 12 में 3 का भाग। इसका मतलब 255 में भी 3 का भाग पूरी बार जाता होगा मेरे लाडलो, है ना। तो फिर 3 का भाग जा रहा है तो सर 3 का ही देंगे। कितनी बार? 8 3 24 बचा 1 15। अब 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। 85 में 3 का भाग नहीं जाता मेरे लाडलो, है ना। 85 में किसका भाग जाएगा? 3 के बाद अगला नंबर कौन सी अभाज्य संख्या का होता है? 5 का होता है। तो चलो देखिए 5 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जाएगा सर, लास्ट डिजिट 5 है तो जाएगा। 1 पंजे 5 बचा कितना? 3, 35 हो गया, तो 7 पंजे 35। अब 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में तो क्या जाएगा? केवल 17 का भाग जाएगा। इस प्रकार 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे मेरे लाडलो? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 हो जाएंगे। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे?
तो 92 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग दो, कितना आया 46, फिर 2 का जा रहा है सर 23 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में तो 23 का जाएगा एक बार। तो इस प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे मेरे लाडलो, 2 बार आ रहा है सर, तो 2 की घात 2 इंटू 23। चलो मेरे लाडलो अभाज्य गुणनखंड याद करना सीखते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे सर, 26 में 2 का भाग जा रहा है सर, कितनी बार 13 बार, और 13 में 13 का ही जाता है सर एक बार। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए सर 2 गुणा 13। इसी प्रकार मेरे लाडलो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे सर, 91 में किसका भाग जा रहा है, तो चलो 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा सर। 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 3। क्या 91 में 3 का भाग जाता है क्या, तो नहीं जाता लाडलो। सर आपको कैसे पता, तो जैसा कि मैंने कहा था 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, कैसे चेक करते, दोनों संख्याओं को जोड़ो, कितना आया 9 और 1 10, 10 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं सर। तो पक्की बात है 91 में भी नहीं जाता होगा। तो किसका भाग देके देखेंगे मेरे लाडलो, 3 के बाद अगला नंबर आता है 5 का, तो क्या 5 का भाग 91 में जा रहा है, तो हम देखेंगे कि 5 का भाग तो नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि 5 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके अंत में क्या हो, या तो 0 हो या फिर खुद 5 हो। बात समझ में आएगी लाडलो। तो अगला नंबर किसका आएगा 5 के बाद, 7 का। अगली अभाज्य संख्या कौन सी, 7। क्या 7 का भाग 91 में जाता है क्या, तो बिल्कुल जाता है। देखो 1 7 7 बचा कितना 2, पीछे 21, 3 7 21, ठीक है 13 है, और 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 13 का 13 में जाएगा एक बार। इस प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए मेरे लाडलो, 91 के अभाज्य गुणनखंड सर हो गए 7 गुणा 13। मुझे पूरी उम्मीद है अब उन बच्चों को भी अभाज्य गुणनखंड निकालने आ गए होंगे जिन्हें थोड़ी भी प्रॉब्लम थी अभाज्य गुणनखंड निकालने में। वैसे तो ये टॉपिक 9th का है, अभाज्य गुणनखंड आप 9th क्लास से निकालना जानते हो मेरे लाडलो। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम सर इन अभाज्य गुणनखंडों की ही सहायता से क्या निकालेंगे, संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देना मेरे लाडलो, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस ये जो अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं इनमें देख लो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या 2 कॉमन है क्या, नहीं सर। क्या 7 है क्या, नहीं सर। क्या कॉमन आ रहा है 13, तो 13 उठा लो मेरे लाडलो, बस यही आपका एचसीएफ है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, क्या 17 है क्या, नहीं। 5 नहीं, 3 नहीं, क्या 23 नहीं। क्या कॉमन आ रहा है 2, दोनों जगह है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लो। अच्छा आपके मन में यहाँ प्रश्न आना चाहिए मेरे लाडलो, सर 2 कौन सा वाला 2 ले, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ तो 2 की घात 2 है सर, यहाँ 2 की घात 1 है, तो कौन सी वाली घात लेंगे 2 की। तो एचसीएफ में न्यूनतम घात ली जाती है, ध्यान रहेगा एचसीएफ में कौन सी घात ली जाती है, न्यूनतम जो छोटी हो। तो यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, छोटी कौन सी 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 लेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया मेरे लाडलो, 2 आ गया। इसी प्रकार जब अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं तो इसका एचसीएफ भी बता दो। दोनों जगह कॉमन क्या आ रहा है मेरे लाडलो, तो सर यहाँ तो 2 भी कॉमन आ रहा है, गुणा सर यहाँ तो 3 भी कॉमन आ रहा है। फिर वही बात 2 और 3 की, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो कॉमन कौन सा ले, एचसीएफ में कौन सी घात लेते हैं, छोटी वाली। ध्यान रखना एचसीएफ में कौन सी घात लेते हैं, छोटी वाली। तो 2 की घात 1 लूं या 4, 1। इसी प्रकार 3 की घात 1 ले या 3, बोले सर 1। इस प्रकार 2 गुणा 3 कितना आ गया एचसीएफ आपका 6। मुझे नहीं लगता मेरे लाडलो एचसीएफ में आपको कोई भी दिक्कत होगी। इसी प्रकार हम एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं सर, तो ध्यान से सुनना मेरे लाडलो, एलसीएम में कुछ नहीं करते, कोई कॉमन वोमन नहीं लेना। एचसीएफ में जितने भी अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं आपको सबको उठा लो। 2 दिख रहा है क्या, उठा लो। 13 दिख रहा है, उठा लो। 7 दिख रहा है क्या, उठा लो। वापस 13 दिख रहा है, लेकिन एक बार जिसे उठा लिया दोबारा नहीं उठाने का। बात समझ में आएगी, दोबारा जिस संख्या को आप उठा चुके हो उसे 2 बार नहीं उठाना है। अच्छा सर ठीक है सर, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलो आप इसे गुणा करके देख लो। गुणा करने पर क्या आएगा, 26 गुणा 7 कितना होता है 26। ये तो हो गया 26 को 7 से गुणा किया, 7 6 42 का 2 हासिल लगा 4, 14 और 4 होता है 18, 182 आ रहा है मेरे लाडलो, ठीक है 182 आ रहा है। इसी प्रकार इसका एलसीएम क्या आएगा, क्या बोला, कुछ कॉमन ओमन नहीं लेना,
एलसीएम में क्या करना है, जितने भी दिख रहे हैं सबको उठा लो। क्या क्या नजर आ रहा है लाडलो? सर 2 नजर आ रहा है, उठा लो रे। 3 नजर आ रहा है, इसे भी उठा लो रे। अच्छा 5 नजर आ रहा है, उठा लो रे बाबा। 17 नजर आ रहा है, उठा ले रे बाबा। और क्या क्या नजर आ रहा है मेरे लाडलो? 23 नजर आ रहा है, तो 23 हो जाएगा। अच्छा अब वापस यही समस्या है मेरे लाडलो, एक समस्या यहाँ पे फिर उत्पन्न हुई। क्या सर? सर वापस वही 2 हमने, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, उठा तो लिया, पर अब 2 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कौन सी उठाएं? एचसीएफ जब निकाल रहे थे तो 2 की न्यूनतम घात, छोटी घात उठाई थी। एलसीएम जब भी निकालेंगे कौन सी वाली घात उठाएंगे? बड़ी वाली। तो यहाँ पे बड़ी वाली घात कौन सी है, 1 या 2? तो ध्यान रखना मेरे लाडलो, बड़ी वाली घात एलसीएम में उठाई जाती है, छोटी वाली घात एचसीएफ में उठाई जाती है। अच्छा यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा मेरे लाडलो? तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दिख रही है सबसे पहले तो उन्हें उठा लो। सर 2 दिख रहा है, उठा लो। 3 उठा लो। 7 दिख रहा है, उठा लो। ठीक है सर, 2, 3, 7 के अलावा हमें कोई भी चौथी संख्या नजर नहीं आ रही। अच्छा सर 2 की घात 1 और 4 में से बड़ी वाली 4 उठा लो। अच्छा सर 3 की घात 1 और 3 में से कौन सी उठाएं? बड़ी वाली 3 उठा लो, है ना। इस प्रकार आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। इसे गुणा करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, इसे गुणा करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। इसे गुणा करने पर आपके 3024 आ रहा होगा बच्चों, है ना, 3024। और इसे गुणा करने पे आपके 23,460 आ रहा है मेरे लाडलो, है ना। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, तो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। गुणा आप करके देख लेना, 23,460 आ रहा होगा। और इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 7 को, तो 3024 आ रहा होगा मेरे लाडलो। ठीक है, अब हम, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने आ गए होंगे। अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से कैसे एचसीएफ निकाला जाए, कैसे एलसीएम निकाला जाए, वो समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं इसके थोड़ा हिंदी में लिखवाता हूं बेटा। तो देखो हिंदी में नोट करके, एचसीएफ क्या होता है रे मेरे लाडलो? एचसीएफ सर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। क्या देखते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। और उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में पावर कौन सी देखते हैं? न्यूनतम या अधिकतम? तो सर छोटी पावर देखते हैं, यानी न्यूनतम पावर। यानी एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की, गुणनखंड की कौन सी घात मेरे लाडलो? न्यूनतम घात, न्यूनतम घात। ठीक है, क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड है, दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें उभयनिष्ठ क्या है, और उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों की भी कौन सी घात लेते हैं मेरे लाडलो? न्यूनतम घात लेते हैं। इसी प्रकार एलसीएम क्या होता है? ये नोट फर्स्ट हो गया, ये नोट 2। एलसीएम क्या होता है मेरे लाडलो? सर सभी अभाज्य गुणनखंड उठा लेते हैं इसमें, तो लिखो सभी अभाज्य गुणनखंडों की, सभी अभाज्य गुणनखंड। इसमें उभयनिष्ठ नहीं देखते, इसमें सभी उठा लेते हैं, जो जो दिख रहा है सबको उठा लो। सभी अभाज्य गुणनखंडों की, सभी अभाज्य गुणनखंडों की कौन सी घात? सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात, उच्चतम घात लेते हैं मेरे लाडलो। कौन सी घात लेते हैं? उच्चतम घात लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी मेरे लाडलो, उस पर ध्यान देना आप। वो कौन सी चीज है? जब आपने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला तो 13 आया, आपने इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला तो 182 आया। अब मैं आपसे कहता हूं कि 26, 91 और 26 जो दोनों संख्याएं आपको दी है, उन दोनों संख्याओं को एक बार देखे गुणा करो तो आप फट से गुणा करके बता दोगे सर 91 इंटू 26 हम करते हैं। चलो इधर जगह कम है बेटा, कहां करते हैं? यहां कर लेते हैं। 91 इंटू 26 है ना, इन दोनों दी गई संख्याओं को गुणा करो। 6 9 छंग के 54 है ना। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे 2 और ये 18 है ना। कितना आया? 6 6 8 और 5 कितना होता है बेटा? 23 होता है। 23 का 3 हासिल लगा 2 3
3366 आया। ठीक है मेरे लाडलो, कितना आया? 3366। इसी प्रकार जब इन दोनों संख्याओं को गुणा किया तो ये आया। अब आप इन दोनों संख्याओं से जो हमें एचसीएफ मिला और जो एलसीएम मिला, इन दोनों को एक बार गुणा करना तो जरा। एलसीएम तो है 182 और एचसीएफ है 13। तो चलो सर गुणा करते हैं। 6 8 या 24 का 4 हासिल लगा, 2 3 और 2 5 होते हैं बेटा। इसी प्रकार 2 8 और 1 हमने जब गुणा किया 6 6 13 का 3 हासिल लगा 1। कछु तो गड़बड़ है बाबा। 6 है ना, 2 8 3 6 6, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ की क्या मेरे लाडलो? हाँ यहाँ पे गड़बड़ की ना सर जोड़ने में। 13 का 3 हासिल लगा 1, यहाँ पे आएगा 2, 2366 आएगा मेरे लाडलो। यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे भी 2366 आया। इससे क्या समझ में आता है मेरे लाडलो? इससे समझ में आता है कि सर जो दोनों संख्याओं का गुणा किया तो भी 2366 आया। दोनों संख्याओं से जो हमें एचसीएफ और एलसीएम मिला, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया तो भी हमें क्या मिला? 2366 मिला। यानी कि यहां से हमें क्या सीखने को मिला? एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है मेरे लाडलो? बराबर होता है। चलो सर ये तो एक ही उदाहरण की बात है, क्या आगे भी ऐसा हो रहा है क्या? तो चलो चेक करते हैं, दूसरे उदाहरण में चेक करते हैं। यहाँ पे बेटा दोनों संख्याएं क्या है? एक तो 510 है, एक 92 है। तो 510 गुणा 92 करें तो क्या आ रहा है मेरे लाडलो? सर 0 2 10, सर 9 0 9 और 9 पंजे होते हैं 45। कितना आया मेरे लाडलो? 0 आया, 2 आया, 9 आया, 6 आया, 46। कितना आया? 46,920 आया मेरे लाडलो। इसी प्रकार क्या इनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर भी वही आ रहा है क्या? एचसीएफ क्या आ रहा है? 2, एलसीएम क्या आ रहा है? 23,460। तो 23,460 को हम किससे गुणा करें बेटा? एचसीएफ से। एलसीएम को किससे गुणा करें? एचसीएफ से। देखते हैं क्या आता है। 0 12 का 2 हासिल लगा, 1 8 और 1 9 होता है 6 और 4, वापस 46,920। यानी कि सर फिर क्या हुआ? दोनों संख्याओं को गुणा करो तो भी वही संख्या आ रही है, एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करो तो भी वही संख्या आ रही है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे बेटा ये चीज, है ना। तो उससे पहले आप इसे उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे लाडलो। देखो मेरे लाडलो, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में अभी हमने संबंध देखा। क्या संबंध होता है कि जो सर दोनों संख्याएं दी हुई है, दोनों संख्याओं का गुणनफल करो या फिर उन दोनों संख्याओं से प्राप्त हुए एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करो, बात एक ही है, गुणनफल समान आते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम में दोनों संख्याओं के मस और लस में संबंध क्या होगा मेरे लाडलो? तो लिखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? बोलो लाडलो। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा मेरे लाडलो? एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल 2024 में मैं पक्का कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा, इस वाले सूत्र से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, वो यहीं से आएगा मेरे लाडलो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 90% चांस है यहां से क्वेश्चन आने के। यानी कि वो क्या करेगा, आपको कोई भी दो संख्याएं दे देगा क्वेश्चन में, और उनमें से दो संख्याएं दे देगा और एक तो या तो एलसीएम दे देगा या एचसीएफ दे देगा। दो संख्याएं देकर और उसके साथ एचसीएफ देकर एलसीएम पूछ लेगा, और कभी क्या करेगा, दो संख्याएं देगा, एलसीएम दे देगा और एचसीएफ ज्ञात करने को पूछ लेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है मेरे लाडलो। अच्छा, कैसे सर, कैसे ज्ञात करेंगे अगर हमसे एचसीएफ एलसीएम दे दिया या फिर हो सकता है संख्याएं पूछ ले? तो देखो, माना
माना यदि यदि दो संख्याएं माना यदि दो संख्याएं a व b है। यदि क्या होता है, माना दो संख्याएं a व b है तथा इनका a व b है, ठीक है। माना दो संख्याएं a व b है, तो मेरे लाडलों इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, a गुणा b क्या आएगा, तो a गुणा b, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आएगा, HCF गुणा LCM के बराबर आएगा सर। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो हमने जो ऊपर लिखा है वही बात होगी। अब क्या करेगा, वो आपको दो संख्याएं दे देगा। यदि मान लो वो आपको HCF देता है तो LCM पूछता है, तो LCM का क्या सूत्र हो जाएगा, यहां से LCM का क्या सूत्र हो जाएगा, अगर वो HCF दे तो हमें, तो LCM बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुणा b, और HCF का क्या लग जाएगा, भाग, HCF का भाग लग जाएगा सर, ये सूत्र हो जाएगा। या फिर हो सकता है वो आपसे क्या पूछ ले, HCF पूछ ले। यदि HCF पूछेगा तो सूत्र क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा LCM, ठीक है मेरे लाडलों। इसी प्रकार यदि वो किसी भी एक संख्या को गायब कर दे, आपको HCF भी दिया हो, LCM भी दिया हो, और कोई एक संख्या दे दे दोनों में से, या तो A दे दे या B दे दे। यदि A दिया तो B ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होगा, तो B बराबर होगा HCF गुणा LCM बटा A, HCF गुणा LCM बटा A। तो हम इससे रिलेटेड या फिर आपसे A पूछ ले तो क्या हो जाएगा सूत्र, HCF गुणा LCM बटा B हो जाएगा मेरे लाडलों, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है मेरे लाडलों। तो अब हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो एग्जाम में आने लायक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं अब हम उन्हें करेंगे, कम से कम 14-15 क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो इसे आप नोट कीजिए। अब हम देखते हैं लाडलो कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो चलिए देखिए, पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, दिया है HCF 156 और 78, दो संख्याओं का HCF दे रखा है 78 है, तो LCM 156 और 78 का LCM का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनने की संभावना है इस वर्ष। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे। अभी हमने सूत्र पढ़ा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, बताइए। दोनों संख्याएं, अब दो संख्याएं क्या क्या है, एक संख्या तो है सर 156, एक है 78, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। मैं सूत्र लिख देता हूं एक बार, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, बराबर HCF गुणा LCM होता है मेरे लाडलों, है ना, LCF गुणा LCM होता है, ये आपका सूत्र है बेटा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 156 गुणा 78 हो गया। अच्छा HCF क्या दे रखा है, तो HCF का मान है 78, तो LCM क्या हो जाएगा लाडलों, गुणा LCM, HCF गुणा LCM, तो LCM का मान क्या आ जाएगा, 78 का भाग दे दो, या फिर इस 78 से ये 78 कट जाएगा, तो LCM क्या आएगा 156 आ जाएगा। 156 का है ये रहा सर, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है बेटा, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो कितने हैं वो तो अब जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो पता लगेगा कितने हैं। तो चलो 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। 5005 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे। क्या इसमें बेटा 2 का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं जा रहा सर, विषम संख्या। क्या 3 का भी नहीं जा रहा, हम देख रहे हैं 3 का भाग भी नहीं जा रहा, दोनों का योग 10 हो रहा है। क्या 5 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 5 का, 1 पंजे 5, 00 फिर 1 पंजे 5, 1000 एक बार। अब इसमें किसका जा रहा है, क्या 5 का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा सर,
तो 5 के बाद अगला नंबर किसका आता है? 7 का। क्या 7 का जा रहा है? देखिए चेक करते हैं। 1 सत्ते 7 बचेगा 3, 30 होगा। 7 चौक 28 बचेगा 2, 1 जा रहा है। तो 7 का भाग जा रहा है। 1 सत्ते 7 बचा 3, 0। 7 चौक 28 बचेगा 2, पीछे 1 है। 7 तिया 21। क्या वो इसमें 7 का जा रहा है क्या मेरे लाडलो? तो इसमें 7 का नहीं जा रहा। अब 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? तो हमें पता है अगली अभाज्य संख्या कौन सी मेरे लाडलो? 11। तो क्या 11 का जा रहा है क्या? 1 11 11 बचेगा 3, 33 बनेगा। 3 11 33 होता है, जा रहा है। तो 11 का देंगे सर। 1 11 11 बचा 3, 33 हुआ। 3 11 33। अब 13 में तो केवल किसका जाता है? 13 का, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 1 2 3 और 4। 4 अभाज्य गुणनखंड। 4 है क्या कहीं ऑप्शन में? ये रहा बेटा। इस प्रकार मेरे लाडलो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे लाडलो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166 है, 2166 है, और उनका मस कितना है? 19 है। तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। वही वाले सूत्र से ज्ञात कर लोगे कि नहीं कर लोगे? देखो रे मेरे लाडलो, ये लिखा हुआ याद होना चाहिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना? 2166। इस बार संख्याएं नहीं दे रखी, डायरेक्ट गुणनफल दे रखा है। हमारा काम और आसान हो गया लाडलो। और क्या दे रखा है? मस यानी एचसीएफ दे रखा है कितना? 19। तो हमसे पूछा है एलसीएम, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो बताओ बेटा, ये तो हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। इन दोनों का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2166 में भाग दोगे किसका बेटा? 19 का। चलो भाग देते हैं। 1 19 19 बचेगा 2, 26 बनेगा। तो 26 में वापस 19 का भाग एक बार जाएगा, 7 बचेगा, छिहत्तर आएगा। और 76 में 19 का भाग 4 बार जाता है बेटा। 114 कहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा लाडलो। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं बेटा। डस्टर कहाँ गया है? ये रहा। चलो बेटा, ये सूत्र मैं नहीं मिटा रहा, हो सकता है आगे फिर काम आए। चलो बेटा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी बताओ? सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे पहले तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? क्या 1 होती है क्या? हमने पढ़ा है 1 न तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। फिर उसके बाद नंबर आता है 2 का, तो 2 क्या होती है? अभाज्य होती है। क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है? बिल्कुल है सर। तो एक तो अभाज्य संख्या तो होगी 2। अब हमें भाज्य संख्या ढूंढनी है सबसे छोटी। तो 2 के बाद अगला नंबर आता है 3 का। क्या 3 भाज्य संख्या है क्या? नहीं है सर। क्या 4 भाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल है सर। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलो क्या होगी मेरे लाडलो? 4। और 2 और 4 का हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो देखो, 2 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 में 2 का ही भाग जाएगा एक बार। 4 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसमें 2 का भाग जाएगा और 2 बार, और फिर 2 का भाग जाएगा एक बार। यानी 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2, और इसी प्रकार 2 को आप लिख सकते हो 2। तो दोनों में जो कॉमन है, एचसीएफ क्या होता है अभाज्य गुणनखंड में? जो दोनों में कॉमन है, इसे 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। दोनों में 2 कॉमन है मेरे लाडलो, लेकिन 2 की घात कौन सी लेंगे? 1 या 2? तो 2 की घात 1 लेंगे मेरे लाडलो, छोटी वाली लेते हैं एचसीएफ में। तो एचसीएफ क्या आ गया मेरे लाडलो? 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलो। 144 व 198 का मस ज्ञात करो। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है लाडलो। मस ज्ञात कर लो, एचसीएफ ज्ञात कर लो। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? पहले 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो किसका भाग जा रहा है मेरे लाडलो? 2 का। कितनी बार? 7 और 2 72 बार। फिर किसका जा रहा है? 2 का। कितनी बार? 36 बार। फिर 2 का जा रहा है सर 18। 18 में फिर 2 का जाता है सर। 9 में 2 का नहीं जाता। किसका जाएगा बच्चों? 3 का। 3 बार। फिर 3 में 3 का एक बार। इस प्रकार 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए मेरे लाडलो? 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 2 बार आ रहा है मेरे लाडलो। तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 144 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद अगली संख्या कौन सी है मेरे लाडलो? 198। तो 198 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? चलो, 2 का भाग जा रहा है क्या? 9 2 18 बचा 1, 9 2 18 99। 99 में 2 का नहीं जाता बेटा, 3 का जाता है।
3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 बार। फिर 3 में 3 का जाता है 11 बार, 11 में 11 का ही जाएगा मेरे लाडलो, है ना। तो इस प्रकार 198 के बाद गुणनखंड क्या हो जाएंगे मेरे लाडलो, 2 गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार। इसी प्रकार 11 एक बार। अच्छा, अब हमें इनका गणना क्या है, म से यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं सर, दोनों गुणनखंडों में जो जो भी कॉमन है वो देख लो। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, कॉमन यहाँ पे 2 भी है, कॉमन यहाँ पे 3 भी है। सबसे छोटी घात लेते हैं तो दोनों जगह 2 2 है, तो 3 की सबसे छोटी घात 2 ही हो जाएगी। और यहाँ पे दोनों जगह, एक जगह 1 है, एक जगह 4 है, तो कौन सी लेंगे, 1 लेंगे। तो 2 की 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 दूनी कितने होते हैं, 18। तो एचसीएफ हमारा आ गया 18। कहीं 18 है क्या बेटा इसमें, ये रहा, वेरी गुड। चलो 5वां क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा छठा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, आपको समझ में आना चाहिए मेरे लाडलो। है तो आसान, लेकिन समझने वाले के लिए आसान है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। देखो हमसे क्या कह रहा है बच्चों, बड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। 2 तार, एक तो 12 मीटर लंबा, एक 16 मीटर लंबा लंबाई के हैं। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है। आपको एक 12 मीटर लंबा तार दे दिया, एक 16 मीटर लंबा दे दिया, और आपसे कह दिया कि काट दो तारों को, लेकिन इस प्रकार काटना है कि तारों की समान लंबाई हो, समान लंबाई के टुकड़े काटने हैं आपको। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, अधिकतम लंबाई। अच्छा एक बात बताओ, समान लंबाई के टुकड़े करोगे, 12 मीटर लंबे तार के भी और 16 मीटर लंबे तार के भी समान लंबाई के टुकड़े करोगे, और आपको बताना है कि टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। यानी कि अधिकतम लंबाई आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 12 को भी विभाजित करती है और 16 को भी विभाजित करती है। अरे 12 लंबाई के तार के टुकड़े करोगे तो 2-2 मीटर के कर दिए, मान लो 12 मीटर के 2-2 मीटर के कर दिए, तो 2 मीटर के 12 मीटर को विभाजित नहीं करेगा, करेगा। 4-4 मीटर के कर दिए, क्या संख्या 4-12 को विभाजित नहीं करेगी, करेगी सर। अच्छा हो सकता है आप 6-6 मीटर के 2 टुकड़े कर दो, क्या संख्या 6-12 को विभाजित नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। यानी कि बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो, हमें अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी, यानी हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 12 और 16 दोनों को क्या करते हुए विभाजित। अरे 12 और 16 में से तो आप टुकड़े करोगे, तो जो भी टुकड़े करोगे जितनी भी लंबाई के, वो 12 और 16 को विभाजित करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो बताओ, तार की अधिकतर, तार समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो 12 और 16 का क्या ज्ञात करोगे, एचसीएफ या एलसीएम, बताओ। बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 को भी विभाजित करे, 16 को भी विभाजित करे, क्या कहलाती है, एचसीएफ होती है मेरे लाडलो। तो 12 और 16 का क्या पूछ रहा है ये, इनडायरेक्टली एचसीएफ। देखो बेटा, सीधा सीधा एचसीएफ नहीं पूछा, घुमा फिरा के आपसे क्या पूछ ले, एचसीएफ। तो अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं है, बस एग्जाम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना मेरे लाडलो। अच्छा सुनो, क्या 48 मीटर के टुकड़े काट सकते हो क्या, अरे ऑप्शन से भी किया जा सकता है। देखो पहले मैं ऑप्शन से करके बता रहा हूं, क्या 48 मीटर का टुकड़ा काट सकते हो क्या आप 12 मीटर में से, नहीं काट सकते सर, ये तो क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन ही फर्जी है। क्या अच्छा 6 मीटर लंबाई का काट सकते हैं, पर 6 मीटर लंबाई का 12 मीटर में से 6-6 मीटर के काट सकते हैं, 2 समान लंबाई के टुकड़े। पर 16 मीटर में से 6-6 मीटर लंबाई के क्या 2 समान टुकड़े काट सकते हो क्या, नहीं। अच्छा 12 मीटर लंबाई का, सर 12 मीटर लंबाई का तो यही हो गया तार, इसका टुकड़ा ही नहीं किया आपने। पर 16 मीटर में से 12 मीटर लंबाई का अगर एक टुकड़ा काटेंगे तो दूसरा टुकड़ा कितनी लंबाई का बचेगा बेटा, 4 मीटर लंबाई का, ये भी नहीं हो सकता सर। अच्छा क्या एक 4 मीटर लंबाई का आपने टुकड़ा किया तो 12 मीटर में से 4-4 मीटर के 3 टुकड़े समान लंबाई के निकल गए, बिल्कुल सही बात है सर। क्या 16 मीटर में से भी 4-4 मीटर के टुकड़े निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं सर। 16 में से 4-4 मीटर लंबे 4 टुकड़े निकल सकते हैं, है ना मेरे लाडनो। तो फिर क्या करोगे आप, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। लेकिन ये तो ऑप्शन से किया, और इसका मेथड क्या होगा कि सर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 को भी विभाजित करे और 16 को भी विभाजित करे, ये होगा इसका आंसर। यानी 12 और 16 का क्या निकाल लोगे आप, एचसीएफ निकाल लोगे। तो 12 को 2 से भाग दिया 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, तो
12 के टुकड़े कितने हो गए? दो बार है तो 2 का स्क्वायर गुणा 3। इसी प्रकार 16 के भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। कितना आया मेरे लाडलों? 2 आया कितनी बार? 4 बार। तो बताओ कॉमन क्या आ रहा है? तो HCF के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में कॉमन देखेंगे। क्या है? 2। घात कौन सी? 2 या 4? तो HCF है तो छोटी घात लेंगे 2, यानी 2 की घात 2। हमारा आंसर आ गया कितना? 4 मीटर। यानी दोनों तारों को 4-4 मीटर लंबाई के समान टुकड़े किए जाएंगे। मतलब दोनों तारों में से 4-4 मीटर लंबाई के समान टुकड़े हम निकाल सकते हैं ना मेरे लाड। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, यदि A तथा 18 का एलसीएम कितना हो? 36 है, तथा A तथा 18 का HCF कितना है? 2 है। एलसीएम भी दे दिया, HCF भी दे दिया। और कौन कौन सी संख्याओं का? A और 18 का, यानी एक संख्या 18 दे रखी और एक संख्या कौन सी दे रखी? A। तो हमें A का मान ज्ञात करना है कि A वाली संख्या कौन सी। तो हम जानते हैं, ये रहा सूत्र, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM के। तो दोनों संख्या, एक संख्या तो A है, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या 18 है। तो A और 18 का गुणनफल बराबर LCM HCF गुणा LCM। HCF 2 है, LCM कितना है? LCM 36 है। इसे सरल कर लो, 18 से 36 कटेगा 2 बार, A का मान आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 4। 4 कहाँ है मेरे लाडलों? ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे लाडलों कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गुरु दक्षिणा में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके बेटा।